हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग मेन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनियन बजट के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो यूनियन बजट अनाउंस किया गया इस बार, ये इंडिया का 95th यूनियन बजट है। साथ ही साथ यूनियन बजट को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कहां मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है हमारे आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 112 है, उसमें मेंशन किया गया है यूनियन बजट को किस नाम से जाना जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे देखो और क्या बात है जो स्टैटिक वाली है हमारी, कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, इसका ये लगातार 14th कंसेक्यूटिव यूनियन बजट है। और अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर की, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंडिया की फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जिन्होंने लगातार 8 यूनियन बजट रिप्रेजेंट किए हैं पार्लियामेंट में। लगातार 8 यूनियन बजट रिप्रेजेंट करने वाली पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना है? वो बनी है हमारी निर्मला सीतारमन। तो यहाँ पे आपसे देखो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, सबसे ज्यादा लगातार जो हमारे यूनियन बजट है वो किसने रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट में? तो उसका आंसर होगा आपका निर्मला सीतारमन। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, सबसे ज्यादा यूनियन बजट किस फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किए हैं पार्लियामेंट में? तो उसका आंसर होगा आपका मोरारजी देसाई। इन्होंने टोटल 10 यूनियन बजट जो है वो रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा लगातार किसने किए हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 8 बार। और सबसे ज्यादा किसने किए हैं? तो मोरारजी देसाई, जिन्होंने टोटल कितने रिप्रेजेंट किए हैं? 10। तो इस बार का जो ये यूनियन बजट था, इससे पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक फेमस पोएट है, तेलुगु पोएट श्री गुर्रजदा अप्पा राव, ठीक है। तो यहां से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो एंटिटी है, ठीक है, ये जो फेमस आदमी है, ठीक है, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो ये क्या है? एक तेलुगु पोएट, ठीक है। और इनकी क्या लाइन यूज की इन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने? अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल, ठीक है। तो यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका नाम दे दिया जाएगा और बोलेगा ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां से स्टार्ट होता है हमारा बजट का इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पे कुछ डाटा दिया गया है आपको, जिसमें से हमें कुछ वैल्यू याद करनी है, कुछ याद नहीं करनी है। कौन सी करनी है वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं हम बजट के बारे में। तो इस बार जो बजट अनाउंस किया गया है, उसमें क्या बोला गया है? इंडिया को 4 इंजन पे काम करना है। 4 इंजन पे काम करना है। अगर इंडिया ने इन 4 इंजन पे काम किया प्रॉपरली, इनका ढंग से डेवलपमेंट की इन 4 इंजन की, तो इंडिया क्या बन जाएगा? विकसित भारत बन जाएगा। विकसित भारत बन जाएगा। अब ये 4 इंजन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका एग्री, दूसरा है आपका एमएसएमई, तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट, एंड चौथा है आपका एक्सपोर्ट। अगर इंडिया ने इन चारों इंजन पे काम किया, तो भारत जो है, इंडिया जो है, वो क्या बन जाएगा? विकसित भारत। और इंडिया विकसित भारत कब कहलाया जाएगा? जब इंडिया में क्या होगी? जीरो पॉवर्टी। इंडिया में होगी जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन होगी सभी के लिए। फिर जो विमेन्स है, उनकी पार्टिसिपेशन होगी 70% एंड अबव, 70% एंड अबव इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब कोई भी इकोनॉमिक गतिविधियों में वुमेन्स की हिस्सेदारी 70% या उससे ज्यादा की हो जाएगी, तो और साथ ही साथ जो फार्मर्स है, उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। साथ ही साथ फार्मर्स जो है वो इंडिया को अगर फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बना पाए, तब जाके हम क्या मानेंगे कि इंडिया है एक विकसित भारत देश। और इसके लिए इंडिया को 4 इंजन पे काम करना पड़ेगा। कौन कौन से? एग्री, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। और ये चारों इंजन है, वो किसको ध्यान में रखकर, इंडिया की प्रायोरिटीज क्या है, किसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? पुअर, यूथ, फार्मर एंड वुमेन्स। पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वुमेन्स, जो कि हमारे पिछले साल के बजट था उसके मेन प्रायोरिटीज थी, वही इस बार की भी प्रायोरिटीज है, कि गरीब, युवा, किसान एंड वुमेन्स, ये 4 हमारी मेन प्रायोरिटीज है। अब यहां पे बात करते हैं हम थोड़ा स्टैटिक्स की, ठीक है, डाटा की। तो इंडिया की बात करें, बजट देखो बेसिकली होता क्या है? बजट में अनुमान लगाया जाता है। ये 5 मंथ में अनाउंस हुआ, और इसमें क्या बोला गया कि हम जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक हमारे देश में टोटल खर्चा कितना होगा और हमारे देश में टोटल इनकम कितनी होगी, ये बजट उसको रिप्रेजेंट करता है। कि टोटल सरकार के पास पैसा कितना आएगा पूरे साल में, और टोटल पैसा जाएगा कितना सरकार की तरफ से, लोगों में बांटा जाएगा। जैसे कि आपकी सैलरीज होगी, पेंशन होगी, फिर जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें जो खर्चा आएगा, उन सबका एक कैलकुलेशन लगाया जाता है, रफ आइडिया लगाया जाता है कि सरकार के पास इतना पैसा आएगा और इतना जाएगा। तो यहां पे क्या होता है? सरकार के पास जो पैसा आता है
उसे बोलते हैं हम क्या, रिसीट्स। उसे बोलते हैं हम रिसीट्स। जो भी पैसा सरकार के पास आएगा उसे बोलते हैं हम रिसीट्स, और जो पैसा सरकार से जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडिचर। तो इंडिया का रिकॉर्ड रहा है हमेशा से, इंडिया के पास जो रिसीट आती हैं वो हमेशा कम होती है एक्सपेंडिचर से। रिसीट्स जो है वो हमेशा कम होती है एक्सपेंडिचर से, मतलब इंडिया का जो है वो खर्चा ज्यादा होता है और कमाई कम होती है। इसलिए क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है, बोरोइंग करनी पड़ती है। तो यहां पे देखो टोटल रिसीट्स कितनी आएंगी, ये डाटा जो दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है, तो इसको याद करने की इतनी खास जरूरत है नहीं, हमारे को मेन ये वाला डाटा देखना है। तो इंडिया के पास टोटल रिसीट्स कितनी आएंगी, टोटल इंडिया की कमाई कितनी है, तो वो आपकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे 34,96,409 करोड़। ठीक है, 34,96,409 करोड़ रुपीज, ये इंडिया गवर्नमेंट की टोटल कमाई होगी। अब कमाई के दो साधन हैं, एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसीट, एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसीट और एक होती है आपकी कैपिटल रिसीट। अब मैं इतना डीप में पढ़ने जाऊंगा तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में समझाता हूं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, जिसमें आपकी टैक्स इनकम भी आती है। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आ जाएगा आपकी, जैसे टैक्स इनकम, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, ये कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब किस में आ जाएगा आपका, रेवेन्यू रिसीट्स में। फिर आपका वो जैसे कि डिविडेंड के रूप में सरकार पैसे, जैसे सरकार ने क्या होता है पीएसयूज आप समझ रहे हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें सरकार का हिस्सेदारी होती है। तो सरकार को जितना उसका शेयर होता है उसके हिसाब से उस पीएसयू का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो सरकार ऐसा भी पैसे कमाती है। तो ये सब किसमें आता है आपका, रेवेन्यू रिसीट्स में। टैक्स से पैसा हो गया, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, फिर क्या कहते हैं आपके डिविडेंड के रूप में जो पैसा हो गया, फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही हैं इंडिया में उससे जो पैसा कमा रही है सरकार, वो किस में आता है आपका, रेवेन्यू रिसीट में आता है। फिर वहीं अगर मैं कैपिटल रिसीट की बात करूं तो कैपिटल रिसीट में क्या आता है, जैसे कि सरकार ने अपने कोई पीएसयूज है या किसी भी, जैसे एलआईसी में सरकार ने क्या किया था, डिसइन्वेस्टमेंट किया था, सरकार ने क्या किया था, अपना हिस्सा बेच दिया था, वो किसमें आता है आपका, कैपिटल रिसीट में। फिर जैसे कि सरकार ने किसी को लोन दे रखा है, किसी स्टेट को या नेपाल को या श्रीलंका को लोन दे रखा है, वहां से जो रीपेमेंट आ रही है वो सब किसमें आता है आपका, कैपिटल रिसीट्स में। ठीक है, तो वो सब पैसा किसमें आता है आपका, कैपिटल रिसीट्स में। तो इनकी वैल्यू यहां पे दी गई है, इसको आपको याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, मेन ये याद करना है आपने, टोटल रिसीट्स कितनी है। तो टोटल रिसीट्स इन दोनों का एडिशन होता है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट्स, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू इतनी आएगी। तो इंडिया गवर्नमेंट टोटल पैसा कितना कमा रही है पूरे साल में, आने वाले साल में, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इंडिया गवर्नमेंट लगभग इतना पैसा कमाएगी टोटल आने वाले एक साल में। और इंडियन गवर्नमेंट का टोटल खर्चा कितना है आने वाले एक साल में, तो वो है आपका टोटल खर्चा 50,65,345 करोड़ रुपीज। 50,65,345 करोड़ रुपीज टोटल खर्चा है इंडियन गवर्नमेंट का अगले वाले एक साल में। और इसमें खर्चे के भी दो हिस्से होते हैं, फिर कौन सा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है आपका, जैसे इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, सैलरीज दे रही है, सैलरीज दे रही है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, फिर उनको पेंशन दे रही है, फिर जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि क्या कहते हैं, लोन्स उठा रखे हैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, लोन्स पे इंटरेस्ट पे कर रही है, वो सब किस में आता है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो इसमें आने वाले एक साल में टोटल खर्चा कितना आएगा गवर्नमेंट का, वो वैल्यू आपको यहां पे दी है, इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या आ गया, जैसे कि गवर्नमेंट जो है कोई 4 लेन का रोड बना रही है या ब्रिजेस बना रही है, पुल बना रही है, जिसमें एसेट क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो किस में आता है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फिर जो ये लोन बांटती है वो किस में आता है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फिर क्या करती है सरकार, क्या करती है, किसी कंपनी में कोई पीएसयू है उसमें अपनी शेयर जो है उसको बढ़ा रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो किस में आता है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। तो इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा सरकार का, ये आएगा आपका 10,18,429 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना कर रही है सरकार, 50,65,345 करोड़ का। और टोटल इनकम कितनी है सरकार की, 34,96,409 करोड़ रुपीस। अब यहां को मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं, देखो ये दो वैल्यू आपको याद करनी है, ये वाली और ये वाली, ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब देखो सरकार की कमाई कितनी है, 34 लाख, सरकार का खर्चा कितना है, 50 लाख करोड़। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो सरकार को लगभग कितना उधार लेना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा लगभग
ये आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पे 15,68,936 करोड़ रुपीस। ठीक है, इतना लगभग क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, चाहे वो आईएमएफ से ले, वर्ल्ड बैंक से ले, कहीं से भी उधार ले, वो यहाँ से या जनता से भी उधार ले सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करके जनता से भी उधार ले सकती है। तो यहाँ पे क्या है, सरकार को उधार लेना पड़ेगा। तो जो पैसा सरकार को उधार के रूप में लेना पड़ता है उसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। ये चीज याद रखना, उसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, इसका जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। और इस साल का फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है, 4.4% ऑफ जीडीपी। 4.4% ऑफ जीडीपी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। और पिछले ईयर वाले में से डाटा में से क्या याद रखना है आपको, ये वाला डाटा, बस एक ये वाला डाटा। पिछले साल फिस्कल डेफिसिट कितना था, 4.8% ऑफ जीडीपी। तो आपको कितना डाटा याद रखना है यहाँ पे, एक ये रखना है आपको, टोटल रिसीट्स कितनी है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, फिर हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है। इस साल 4.4% ऑफ जीडीपी और पिछले साल कितना था, 4.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमारे 4 इंजन कौन कौन से हैं, एग्री, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट इंजन के बारे में, जो कि क्या है हमारा एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट की गई है बजट में, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट की गई है हमारी प्राइम मिनिस्टर धन धनाय कृषि योजना, जिसमें क्या है, हमारे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा। ये 100 डिस्ट्रिक्ट कौन से, जहां पे जो एग्रीकल्चर है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। जैसे क्या था, हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लॉन्च हुआ था ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स को गोद लिया गया था ताकि उनको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे लाया जा सके। वैसे इसमें क्या किया जाएगा, टॉप 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स को गोद लिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, उसमें नई नई योजनाएं लाई जाएंगी ताकि वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे आ सके। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर धन धनाय कृषि योजना में जो डिस्ट्रिक्ट है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वहां पे आपके सेमिनार्स लगाए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। साथ ही साथ लोगों को बोला जाएगा कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब, जैसे एक जगह है जो कि सिर्फ गेहूं उगाती है, व्हीट उगाती है, उनको बोला जाएगा आप व्हीट के साथ कैश क्रॉप भी उगाइए। ठीक है, आप और फसल भी उगाइए, जिससे क्या होगा, आपकी इनकम जो है वो जनरेट होगी, जहां आपकी इनकम ज्यादा जनरेट होगी। ठीक है, तो ये सब किस में किया जाएगा, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि अंडर परफॉर्म कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस पर एप्लीकेबल होगा प्राइम मिनिस्टर धन धनाय कृषि योजना। फिर नेक्स्ट है हमारा रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, इसको भी लॉन्च किया जाएगा कितने में, टॉप 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये रूरल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है यूजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बारे में डिस्कशन होएगा। फिर आपके जो रूरल एरियाज है उसमें और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, वहां के लोगों को स्किल देना, इन्वेस्टमेंट सिखाना, टेक्नोलॉजी ऑप्शन सिखाना, ताकि वहां के लोग जो है वो माइग्रेट ना करें। अब देखो, अगर एक फार्मर माइग्रेट करता है जॉब के लिए कहीं और, तो उससे क्या घाटा होता है, उसकी जमीन वेस्ट चली जाती है और ना वहां पे एग्रीकल्चर फैसिलिटी होती है, ना वहां पे कोई चीज उगाई जाती है, तो उसकी जमीन वेस्ट जाती है और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी है वो भी डाउनग्रेड होता है। तो यहाँ पे सरकार क्या बोल रही है कि फार्मर को कहीं जॉब के लिए दूसरी जगह ना जाना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, वहीं पे उनके गांव में ही, उनके एरियाज में ही हम क्या देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे। और वो कैसे देंगे, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम स्किल प्रोवाइड करेंगे, कोई ना कोई उनको इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन सिखाएंगे, जिससे क्या होगा, फार्मर को और ज्यादा रोजगार के ऑप्शन मिलेंगे अपने सराउंडिंग्स में। जिससे क्या होगा, उससे फायदा क्या है, देखो फार्मर क्या करेगा, अपनी जैसे फसल उसने मतलब फसल डाल दी, ठीक है, उगने के लिए फसल डाल दी, खेतों में फसल डाल दी। अब जब तक ग्रो करेगी, किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 4 महीने लगते हैं, किसी में साल की भी फसल होती है, तो वो पूरे टाइम पैसे कहां से कमाएगा, वो इस अपॉर्चुनिटी से पैसे कमा सकता है। जिससे क्या होगा, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर भी चलता रहेगा, साथ में इसके साथ फार्मर को इनकम भी आती रहेगी। तो मेन फोकस एरिया इसका ये है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो ये हमने डीप में डिस्कस किया था अपने पीआईबी टॉप 100 एमसीक्यूज में, यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। जो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है, ये एक 6 साल का मिशन है। और इसमें मिशन क्या है, इंडिया को फुली आत्मनिर्भर बनाना इन पल्सेस, मतलब इंडिया किसी और देश पे डिपेंड ही न रहे पल्सेस के लिए। और इसमें मेन टारगेट पल्सेस किसका है, कौन सी 3 दालों का है, वो है आपका तूर, उर्द एंड मसूर। इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन सी, नेफेड एंड एनडब्ल्यूसीएफ,
नेफेड की फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड एनडब्ल्यूसीएफ की क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फार्मर से क्या करेंगी, ये दाल जो है, पल्सेस जो है, इनको परचेज करेंगी, इनको प्रोक्योर करेंगी, और ये पहले ही एमएसपी अनाउंस कर देंगी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले से ही अनाउंस कर देंगी, और अगले 4 साल तक ये फार्मर से क्या करेंगे, दालों को खरीदेंगी, ताकि फार्मर को अच्छा रेट मिल सके। और अगर अच्छा रेट मिलेगा तो फार्मर खुद ही पल्सेस की तरफ मोटिवेट होंगे, पल्सेस उगाएंगे, जिससे क्या होगा, इंडिया आत्मनिर्भर बन जाएगा पल्सेस में। तो अगर मैं बात करूं तूर एंड उर्द दाल की, तो इंडिया जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है इसका, तूर एंड उर्द दाल का। और वहीं मसूर दाल की बात करूं तो मसूर दाल का टॉप प्रोड्यूसर कौन है, कनाडा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना साथ में। अब यहाँ पे बात करते हैं हम नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। अब ये क्या चीज होती है, देखो हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, ये आपके थोड़े मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, जो आपके रेगुलर सीड्स आते हैं वैसे नहीं होता है, इनके जेनेटिक्स के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया होता है और इनको मॉडिफाई किया होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये फिर क्लाइमेट कंडीशंस को झेल लेते हैं। मतलब जैसे समझ लो, अब मैं कैसे समझाऊं, जैसे सेब है, सेब बेसिकली वैसे कहाँ उगता है आपका, अपर हिल्स में, ठंडे इलाकों में, पर अब सीड्स को मॉडिफाई करके क्या किया जा रहा है, सेब्स को नीचे वाले इलाकों में भी उगाया जा रहा है। मतलब पहाड़ियों की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्लेन्स में भी उगाया जा रहा है, ठंडे इलाकों के बिना भी उगाया जा रहा है। वो किसकी वजह से, हाई यील्डिंग सीड्स की वजह से। सीड्स के जेनेटिक्स में थोड़ा सा चेंज किया जाता है ताकि वो कोई भी कंडीशन में उग जाए। जैसे कि समझ लो आपका राइस है, राइस जो है उसके लिए काफी पानी चाहिए होता है उगाने के लिए, पर हाई यील्डिंग सीड्स की वजह से आप क्या कर सकते हो, राइस को राजस्थान में भी उगा सकते हो, ताकि जहां पे पानी की शॉर्टेज है। क्यों, क्योंकि सीड्स के जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ की गई होती है ताकि ये कोई भी कंडीशंस में उग सके। तो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स बनाया जाएगा। फिर साथ ही साथ 5 ईयर मिशन बनाया जाएगा, किस चीज के लिए, कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ये भी हमने पीआईबी टॉप 100 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, वहां पे देख लेना। यहाँ पे छोटी सी बात बताता हूँ, जो कॉटन प्रोडक्टिविटी है इसमें क्या किया गया है, इसका टारगेट है कि इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बूस्ट करना, उसको बूस्ट करना ताकि वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, टेक्सटाइल का जो भी आपके कपड़े वगैरह हैं उसका और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। उसके लिए एक कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन चलाया गया है 5 साल का, और ये बेस्ड होगा आपका 5F के ऊपर। ये 5F इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने के 99% चांस है। 5F कौन कौन से हैं, एक है आपका फार्म, फिर फार्म से बनेगा आपका क्या, फाइबर, फिर फाइबर से क्या, ये फाइबर कहा जाएगा आपका फैक्ट्री में, फिर इस फैक्ट्री में क्या बनाया जाएगा, फैशन डिजाइनर सूट्स बनाए जाएंगे, और ये कहाँ भेजे जाएंगे, फिर फॉरेन में। ठीक है, तो ये 5F जो आपके कंडीशंस है उसके ऊपर बनाया गया है ये 5 ईयर मिशन ऑफ फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लोन लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है, 3 लाख से 5 लाख कर दिया है। और ये किसके लिए किया गया है, फॉर मॉडिफाइड इंट्रेंस सबवेंशन स्कीम। अब ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखो जो केसीसी लोन होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, 7% का। फिर सरकार कहती है अगर आप अपने लोन को प्रॉपर चला रहे हो, ढंग से चला रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। मतलब आपको 3% की सब्सिडी देंगे, जिससे क्या होगा, बैंक को आपको 7% का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, 3% सरकार आपको देगी, तो आपको लोन कितने में पड़ा, 4% पे पड़ा। तो इसके लिए एक लिमिट क्राइटेरिया होता था कि जो 3 लाख के लोन है अंडर केसीसी, सिर्फ उन्हीं को क्या मिलेगा, ये इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का। पर अब सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है, 3 से कितनी कर दी है, 5 लाख कर दी है। मतलब 5 लाख के लोनों को भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा ऑफ 3%। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का। अब यहाँ पे आपको मेरे को एक चीज बतानी है, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना, केसीसी जो है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किए गए थे इंडिया में। ठीक है, ये चीज बताना। फिर नेक्स्ट है हमारा मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड की सेटअप किया जाएगा, ठीक है, कहां पे, बिहार में। बिहार में क्यों, क्योंकि बिहार जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मखाना का। इन इंडिया सबसे ज्यादा मखाना कौन प्रोड्यूस करता है, बिहार। तो बिहार में एक मखाना बोर्ड क्या इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, ताकि जो मखाना है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सके, उसकी मार्केटिंग की जा सके। इसके लिए मखाना बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट की जाएगी इन बिहार। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, पर इससे ज्यादा एक और क्वेश्चन के आने के चांसेस है। वो क्या है आपका, एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी बनाया गया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी बनाया गया है। ये कहां बनाया गया है, ये बनाया गया आपका निजामाबाद, तेलंगाना में। और सबसे ज्यादा टर्मरिक कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है इंडिया में,
तो सबसे ज्यादा टर्मरिक प्रोड्यूस करता है हमारा कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सरकार बोल रही है कि हम फिशरीज के सेक्टर में भी कुछ काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो लगभग कितना है? 60,000 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि इंडिया अगर रैंक सेकंड है तो रैंक वन कौन सा कंट्री है? रैंक वन कौन सी कंट्री है? तो वो है आपकी कौन सी? चाइना, ठीक है। ये चीज याद रखना। फिर इंडिया का जो क्या है, इंडिया का फिशरी सेक्टर है उसको कहां तक लेकर जाया जाएगा? इकोनॉमिक जोन तक लेकर जाया जाएगा। जो आपके इकोनॉमिक जोन होते हैं, इकोनॉमिक जोन पता है बेसिकली क्या होता है? जैसे समझ लो ये इंडिया की बाउंड्री है, ये इंडिया की बाउंड्री है जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, उसमें यहां पे बाउंड्री है, यहां से लेके आगे 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी वाला एरिया है उसको क्या बोला जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी यूज किया जा सकेगा किसके लिए? फिशरीज के लिए। ये चीज भी बोली गई है किसमें? आपके बजट में। फिर एक चीज और बोली गई है कि एक यूरिया प्लांट है उसकी स्टैब्लिशमेंट की जाएगी कहां पे? असम में, जो कि कितनी एनुअल कैपेसिटी का होगा? 12.7 लाख मैट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी का होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए उसको कैटलिस्ट का काम क्या होता है? जो साइंस स्टूडेंट होंगे वो समझेंगे कैटलिस्ट का काम क्या होता था। कोई भी रिएक्शन है उसको फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट का यूज किया जाता था। तो वैसे ही इंडिया जो रूरल इकोनॉमी है इंडिया की, उसके लिए कैटलिस्ट का काम कौन करेगा? इंडियन रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कैटलिस्ट का काम कौन करेगा? वो करेगा हमारा इंडिया पोस्ट। ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट इंजन। बढ़ते हैं सेकंड इंजन की तरफ। तो बात करते हैं हम यहाँ पे अपने सेकंड इंजन के बारे में, जो कि क्या है? हमारा एमएसएमई सेक्टर। तो यहाँ पे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, कुछ स्टेटमेंट और स्टैटिक डाटा पेश किया, उसके बाद इसमें जो भी अनाउंसमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि इंडिया में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा क्या है? एमएसएमईज है, जिसकी वजह से क्या है? लगभग 7.5 करोड़ लोगों को क्या मिल रखा है? रोजगार मिल रखा है। अब हम अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 36% की। मतलब जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें से 36% क्या है? हमारे एमएसएमईज। और वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें से जितना भी एक्सपोर्ट इंडिया कर रही है उसमें से 45% की कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से आ रही है? एमएसएमई सेक्टर की तरफ से। अब यहाँ पे देखो हम एमएसएमई को क्लासिफाई करते हैं, हम एमएसएमई को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में क्या अनाउंस किया है कि हम ये जो क्लासिफिकेशन है इसको चेंज कर देंगे, क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को चेंज कर देंगे। अब ये क्या चेंजेस है उसको डिस्कस करते हैं। देखो पहले क्या होता था, अगर सपोज एक कंपनी खुल रही है और अगर उस कंपनी को मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपनी माइक्रो कैटेगरी की है कि स्मॉल की है कि मीडियम की है, वो मैं कैसे करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। अगर मेरे को एक कंपनी खोलने में टोटल लागत, टोटल खर्चा, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी लग रही है 1 करोड़ रुपए तक की, और मेरी कंपनी मेरे को 5 करोड़ रुपए तक का पैसा कमा के दे रही है 1 साल में, तो मेरी कंपनी क्या कहलाई जाएगी? माइक्रो एंटरप्राइजेस। वहीं अगर मेरी कंपनी को खोलने में जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 1 करोड़ से ज्यादा एंड अप टू 10 करोड़ आ रहा है, और वही कंपनी मेरे को साल भर में 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक, ठीक है, अबव 5 करोड़ अप टू 50 करोड़, इसके बीच में कुछ भी पैसा कमा के दे रही है पूरे साल में, तो मेरी कंपनी क्या कहलाई जाएगी? स्मॉल इंटरप्राइजेस। वही मीडियम इंटरप्राइजेस कब कहलाई जाएगी? जब मेरी कंपनी को खोलने का खर्चा जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा एंड अप टू 50 करोड़ आ रहा है, और मेरी कंपनी कमा के दे रही है मेरे को 50 करोड़ से ज्यादा अप टू 250 करोड़, तो मेरी कंपनी क्या कहलाई जाएगी? मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाई जाएगी। पर अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोलना है कि अगर बात हम करें इन्वेस्टमेंट की, तो आपका पहले जो भी क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट का उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, और वही जो टर्नओवर का क्राइटेरिया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे नए क्राइटेरिया क्या हो गए? 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़। वहीं अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो टर्नओवर कितनी होगी? 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़। ठीक है, तो ये नए चेंजेस लाए हैं। इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना से इंक्रीज कर दिया है और टर्नओवर को 2 गुना से इंक्रीज कर दिया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है बजट में कि जो भी हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने अपने आप को उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा है। उद्यम पोर्टल क्या होता है? उद्यम होता है आपका उद्योग आधार, उद्योग आधार। अब जैसे इंडिया के सिटीजन है, आपको कैसे पता चलेगा इंडियन का सिटीजन है? क्योंकि उनके पास क्या होगा? आधार कार्ड होगा। और आधार कार्ड क्या होता है आपका? उस पे जो नंबर होता है, यूनिक नंबर, वो सभी के लिए अलग अलग होता है।
दो व्यक्तियों का आधार नंबर कभी सेम नहीं होता। वैसे ही क्या होता है, जो भी हमारे इंटरप्राइजेज हैं उनको क्या होता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है उद्यम पोर्टल पे। उद्यम पोर्टल क्या होता है, आपका एक तरीके का कंपनियों का आधार कार्ड, जो इंटरप्राइजेज है उनका आधार कार्ड होता है। ये आपका 19 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, 19 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, और हर कंपनी का ये अलग अलग होगा। तो उद्यम आधार क्या होता है, उद्योग जिसको बोलते हैं, जिसको उद्योग पोर्टल पे रजिस्टर करके आपको क्या मिलता है, उद्यम आधार, वो होता है आपका 19 डिजिट का यूनिक नंबर। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनके पास अपना उद्योग नंबर है, उद्योग आधार है, वो क्या कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड ले पाएंगे अपने इंटरप्राइजेस के नाम पे। और उनको क्रेडिट लिमिट कितने की मिलेगी, 5 लाख रुपए तक की। 5 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाएगी उनको अपने क्रेडिट कार्ड पे। तो ये चीज इंट्रोड्यूस की है किसने, अपने बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलना है कि हम बनाएंगे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। और ये कहाँ बनाया जाएगा, हमारा बिहार में, जहां पे आपका मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है, वहीं पे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का सेटअप होएगा। वहां पे सेटअप किया जाएगा, कहां पे, बिहार में, ताकि फूड प्रोसेसिंग को बूस्ट किया जा सके। अब फूड प्रोसेसिंग का क्या फायदा होगा, जैसे देखो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे समझ लो गेहूं है, वीट है, वीट अगर जिस दाम पे बिक रही है, बाय चांस आप उसको पीस दो, आटा बना दो उसको, और उसकी पैकिंग करके बेचो, तो फार्मर को क्या है, ज्यादा पैसा मिलेगा। क्यों, उसने उसमें एक्स्ट्रा सर्विस ऐड की, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की। तो फूड प्रोसेसिंग का सेटअप करना है हमें बिहार में, ताकि लोग जो है, फार्मर्स जो है, वो उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके ज्यादा पैसे कमा सके। ये मकसद है पूरा इसका। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो सेटअप किया जाएगा बिहार में, उसका टोटल आउटपुट क्या है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज की जा सके। ताकि कैसे, वो अपने फूड, जो भी वो अपने क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो भी चीज उगा रहे हैं, उसको क्या करें, ट्रांसफॉर्म करें किसी और चीज में, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके। जैसे आपका टमाटर है, टमाटर से क्या कर सकते हो, आप टमाटो सॉस बना सकते हो। फिर जैसे मिर्ची उगा रहे हो आप, तो मिर्ची ना बेच के आप चिली सॉस बेच दो। वैसे करके कुछ सेटअप किया जा सके, ताकि जो फार्मर्स है उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज की जा सके। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सेटअप किया जाएगा कहाँ पे, बिहार में। तो बिहार में आपके दो चीजें होगी, एक ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, और दूसरा मखाना बोर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन क्रेडिट गारंटी कवर। अब यहां पे क्या बोला है सरकार ने, देखो क्रेडिट गारंटी कवर बेसिकली होता क्या है, जो हमारे एमएसएमईज हैं, एमएसएमई है, ये बैंक से लोन लेते हैं अगर, तो बदले में कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है बैंक के पास। ठीक है, बैंक का रूल है, वो आपको फ्री में लोन नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल के रूप में बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है। पर इन एमएसएमईज के पास कुछ गिरवी रखने के लिए होता नहीं है, तो बैंक क्या करता है, इनको लोन नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एमएसएमई सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा था। और अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन कितना है, 36% का। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन कितना है, 45% का। तो ये काफी बड़ी वेटेज है। तो अगर एमएसएमई ग्रो नहीं करेगा तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर भी ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे सरकार ने क्या बोला, देखो एमएसएमई की ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बैंक्स को डायरेक्शन दी कि आप एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन दीजिए, विदाउट कुछ चीज गिरवी रखवाए उनको लोन दीजिए। तो यहाँ पे बैंक का कहना यह था कि देखो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, कल को अगर वो इंटरप्राइजेस पैसे नहीं देती है तो हम अपना लोन कैसे रिकवर करेंगे, हमारे पास कुछ चीज कोलेटरल के रूप में भी नहीं है कि हम उसको बेच के अपना लोन कवर कर लें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था, आप इनको लोन दीजिए, टेंशन मत लीजिए, कल को अगर ये इंटरप्राइजेस आपका लोन वापस नहीं करती है तो इसकी गारंटी हम लेते हैं, हम आपको क्रेडिट गारंटी देते हैं कि अगर कल को ये इंटरप्राइजेस आपका लोन वापस नहीं करती है तो इस इंटरप्राइजेस के बिहाफ पे हम आपको लोन की रिपेमेंट करेंगे। अब ये परसेंटेज वाइज होता है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर इन जनरल हम बात करें तो 75% क्रेडिट गारंटी कवर होता है। मतलब अगर कोई इंटरप्राइजेस 100 रुपए का लोन ले रही है और ये 100 रुपए बैंक को वापस नहीं करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बैंक को 75 रुपीज वापस कर देगी। तो ये परसेंटेज अलग अलग होता है, वुमेन्स के लिए 80% होता है, फिर हिल एरिया में आपको इंटरप्राइजेस है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होता है, तो डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट गारंटी कवर होता है कि अगर कल को इंटरप्राइजेस जो है वो बैंक का लोन वापस नहीं करती है तो उस बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देगी ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे लिमिट क्राइटेरिया चेंज किए हैं। अगर हम बात करें माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की, तो इनका पहले क्रेडिट गारंटी कवर के अंडर लोन होता था 5 करोड़ का, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 10 करोड़ कर दिया है। वही अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो इनका लोन होता था पहले क्रेडिट गारंटी कवर के अंदर 10 करोड़ का,
अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 20 करोड़ कर दिया है। और वहीं अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, जो कि एक्सपोर्ट में डील करती हैं, तो उनको क्रेडिट गारंटी कवर मिल जाएगा उनके टर्म लोन पे अप टू 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीन वेटेज इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप के लिए 10 से 20 करोड़ कर दिया है, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए 5 से 10 करोड़ कर दिया है। और अगर हम बात करें एमएसएमई की, जो कि एक्सपोर्ट में डील करती है, तो उनके लिए टर्म लोन है अप टू ₹20 करोड़ कवर अंडर क्रेडिट गारंटी कवर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फंड्स ऑफ फंड्स की। फंड्स ऑफ फंड्स बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे सरकार पैसा इकट्ठा करती है और एआईएफ को दे देती है। एआईएफ को दे देती है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके हमारे स्टार्टअप्स में। सरकार डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करती है, एआईएफ के थ्रू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करवाती है। तो इसके लिए फंड ऑफ फंड सरकार ने कितना बना रखा था, 10,000 करोड़ का। अब बजट में क्या बोला सरकार ने कि एडिशनल फंड ऑफ फंड 10,000 करोड़ का एलोकेट किया जाएगा, किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। तो टोटल कितना हो गया सरकार की तरफ से, 20,000 करोड़। और इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन इकट्ठी कितनी हो रखी है, 91,000 करोड़ की इस फंड्स में। ठीक है, जिसमें से 20,000 करोड़ किसकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि 10,000 करोड़ पहले से था ही, और 10,000 करोड़ का इस बारी एडिशनल मैंडेट किया है सरकार ने फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ सिंपल सा डाटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि हम फोकस करेंगे किस पे, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर में। क्यों, क्योंकि ये 22 लाख जॉब क्रिएट करता है। ठीक है, इसने 22 लाख जॉब क्रिएट करनी है आने वाले टाइम में, और जिससे हमें क्या होगा, लगभग 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, जिसमें से क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट कितने का हो जाएगा, 1.1 लाख करोड़ का। तो इसमें ये डाटा है, ऐसे नजर घुमा लेना, आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ये 3 क्रेडिट गारंटीज, एक फंड ऑफ फंड, एक पीछे हमने क्या पढ़ा, एमएसएमई की क्राइटेरिया। ठीक है, एमएसएमई का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जिसमें चेंजेस आए हैं, और एक हमारा इंस्टीट्यूट जो कि बिहार में बनेगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। और 5वीं ये, इसमें क्या बोला गया है, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, विमेन हैं जो कि अपना एमएसएमई खोल रही हैं, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है जो कि अपना एमएसएमई खोल रहे हैं, और वो जो कि जिनको एंटरप्रेन्योरशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू ₹2 करोड़ का, अप टू ₹2 करोड़ का। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां से स्टार्ट होता है हमारा थर्ड इंजन, जो कि है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 3 टाइप की बोली गई है। एक है आपका इन्वेस्टमेंट इन पीपल, एक है आपका इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, और एक है आपका इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन पीपल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, और इसके लिए बजट एलोकेट कितना किया है, 500 करोड़ का। अब यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ही बन चुके हैं 3 टाइप के। कौन कौन से, एक बना है आपका फॉर एग्रीकल्चर, एक बना है आपका फॉर हेल्थ केयर, एंड एक बना है आपका फॉर सस्टेनेबल सिटीज इन ईयर 2023। इस बार कौन सा बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन। इन 3 के लिए पहले ही बन चुके हैं, और इसके लिए बजट एलोकेट कितना किया है, 500 करोड़ का। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोलना है कि वो आने वाले 5 साल में मेडिकल कॉलेजेस जो है उसमें एजुकेशन सीट्स को इंक्रीज करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेडिकल एजुकेशन मिल सके। तो इनका टारगेट क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में लगभग 75,000 न्यू सीट्स ऐड करेंगे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में। फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बोला है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या बनाएंगे, डे केयर कैंसर सेंटर बनाएंगे अगले 3 साल में। और अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर का, जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाएगी, और अगले 2 साल में पूरे इंडिया की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सभी में डे केयर कैंसर सेंटर बनाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा पीएम स्वानिधि स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है आपका, पीएम स्वानिधि स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी ईयर 2020 में, 2020 में। और इसमें क्या होता था, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कोलेटरल फ्री लोन मिलता था। अब एक कोलेटरल फ्री लोन कैसे मिलता था, देखो, पीएम स्वानिधि स्कीम के अंडर क्या होता था कि जो भी स्ट्रीट वेंडर है जिसकी अपनी रेडी है वगैरह है, उसको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा सरकार से, बैंक से, वो भी कोलेटरल फ्री। और ये लोन कितने का होता है, 10,000 का। फिर अगर ये 10,000 के लोन को अच्छे से चलाएगा तो ये दूसरा लोन ले सकता है 20,000 का। फिर अगर ये 20,000 का लोन भी अच्छे से चलाएगा, इसको रीपे करेगा टाइम से, तो ये तीसरा लोन ले सकता है 50,000 का, 50,000 का तीसरा लोन ले सकता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या बोलना है कि हम इसमें और हायर लोन कैटेगरी ऐड करेंगे। साथ ही साथ ये जो स्ट्रीट वेंडर है इनको हम क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे, जो कि यूपीआई से लिंक कर पाएंगे ये, और उसकी लिमिट कितनी होगी, 30,000 की।
उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होगी? 30,000 की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो पीएम स्वनिधि स्कीम होती है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलती है, इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलती है, और कितने की मिलती है? 7% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने है एक और चीज बोली है कि जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स अगर आप सिंपल भाषा में समझने पाओ तो मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर जॉब नहीं होती, परमानेंट जॉब नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं हम? गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स जो है उनको भी ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर किया जाएगा, उनको एक अलग से आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, ताकि वो, देखो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होने का फायदा क्या होता है? वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। जो वर्कर्स हमारे ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है? एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, साथ ही साथ वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर किया जाएगा, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको कवर किया जाएगा किसके अंडर? पीएम जन आरोग्य स्कीम के अंडर, पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर उनको कवर किया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना क्या है कि एक फैमिली को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है वो अपनी फैमिली का। मतलब एक बंदा अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को मिलता है 5 लाख का कवर, वो 5 लाख का इलाज करवा सकते हैं हॉस्पिटल में, और कैशलेस, वो भी सरकार देगी पैसा उनके बिहाफ पे, 5 लाख तक का फ्री इलाज होएगा उनका अंडर पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। अब ये वाली स्लाइड भी हमारी किसको कवर कर रही है? इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन पीपल को कवर कर रही है ये वाली स्लाइड भी। अब सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 का काम क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, फिर प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, मदर्स होती हैं, एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, उनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करना, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज एंड मदर्स होती हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, उसमें पैसे भी दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो ये सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 का काम क्या है? न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना, और ये कंटिन्यू रहेगी आने वाले टाइम में भी। साथ ही साथ 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स का सेटअप किया जाएगा अगले 5 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स में। अब अटल टिंकरिंग लैब क्या होती है? इन लैब का मेन फोकस एरिया क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे जो जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज पे बैक ना करें, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ भी फेमिलियर कराया जा सके, इसलिए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जाएंगे अगले 5 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स में। अब ये जो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये जो अटल टिंकरिंग लैब है इसका कंसेप्ट किसने दिया था? तो इसका कंसेप्ट दिया था हमारा किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने कंसेप्ट दिया था अटल टिंकरिंग लैब का। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स है, सेकेंडरी स्कूल्स है, फिर हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं रूरल एरिया में, उन सबको ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट किया जाएगा अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट, अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन करता है? तो ये एग्जीक्यूट किया जाता है हमारा बीबीएनएल द्वारा, बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा ये भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और इसमें क्या बोला है? जितने भी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ठीक है, फिर जितने भी हमारे क्या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं रूरल इंडिया में, उन सबको ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है आपका कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसमें क्या है, जो भी हमारे हायर एजुकेशन या स्कूल्स की बुक्स हैं उनको मल्टीपल लोकल लैंग्वेज, जो हमारी मल्टीपल लैंग्वेजेस है इंडिया में, उसमें कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, ताकि जिस बच्चे को जो भाषा ज्यादा अच्छे से आती है वो उस भाषा में उस बुक को डाउनलोड करे और वहां से पढ़ सके, ताकि उसकी ज्यादा नॉलेज गेन हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 5 नेशनल सेंटर बनाए जाएंगे फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूथ को हमारा स्किल प्रोवाइड की जाएगी इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ताकि जो इंडिया है ग्लोबल हब बन सके मैन्युफैक्चरिंग का। और इनका एम क्या है? मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को ट्रेनिंग दे पाए, स्किल दे पाए इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया जो है ग्लोबल हब बन पाए मैन्युफैक्चरिंग का। और इंडिया अपने लिए तो बनाएगा ही बनाएगा, मेक फॉर इंडिया तो है ही, और मेक फॉर वर्ल्ड मतलब दुनिया के लिए भी बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ये टारगेट है। इसलिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिर आईआईटी की भी एक्सपेंशन की जाएगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये तो ऐसे डाटा दिया है कि आईआईटी की एक्सपेंशन की जाएगी। और आने वाले साल में जो 5 आईआईटीज बने हैं हमारे, 5 आईआईटीज जो कि 2014 के बाद बने हैं, उनमें 6,500 सीट्स एक्स्ट्रा बनाई जाएंगी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी।
अब सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनका टारगेट क्या है कि हम काम करेंगे पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मॉडल क्या है आपका? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार और प्राइवेट प्लेयर इकट्ठे मिलकर प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। और मिनिस्ट्री को बोला है कि आप अगले 3 साल के लिए ड्राफ्ट प्रोजेक्ट्स को ड्राफ्ट कीजिए, अगले 3 साल के लिए पीपीपी मॉडल के ऊपर प्रोजेक्ट्स को ड्राफ्ट कीजिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो स्टेट्स हैं हमारे, जैसे आपके जो स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हिमाचल, पंजाब, ये सब जो स्टेट्स हैं, ये भी यूज कर पाएंगे डबल आईपीडीएफ फंड को। डबल आईपीडीएफ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। इसको बनाया किसने था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। और इसका इनिशियल कॉर्पस कितना था? इनिशियल कॉर्पस था इसका 100 करोड़ का। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 150 करोड़। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 150 करोड़ रुपीस। ठीक है। अब यहां पे सरकार ने और बोला है कि स्टेट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या ले सकते हैं? 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। मतलब जितना उन्होंने लोन उधार लिया 50 साल बाद उतना ही पैसा वापस करना है, उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। और इसके लिए बजट एलोकेट कितना किया गया है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपीस। फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान कंटिन्यू करेंगे फॉर ईयर 2025 टू 2030। अब इसमें क्या है? इनका एम है कि ये 10 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंसिंग उठाएंगे यहां से और नए प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। अब ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान होता क्या बेसिकली? इसमें आप अपनी एसेट को मोनेटाइज करते हो, मतलब अपनी एसेट्स को, जैसे गवर्नमेंट की एसेट है वो क्या करेगी? अपनी एसेट को बेचेगी नहीं, उसको रेंट पे देगी, लीज पे देगी, जिससे क्या होगा? उसको इनकम जनरेट होगी और उस पैसे को वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाएगी। तो यहाँ पे सरकार का टारगेट है 10 लाख करोड़ का। अब देखो यहाँ पे जो एसेट मोनेटाइजेशन करेगी, सबसे ज्यादा पैसा कहां से उठाएगी? ये कौन सी एसेट्स को गिरवी रख के या रेंट पे देके पैसा उठाएगी? तो सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है इनको रोड से। सबसे पहले आएगा इनको रोड से, फिर आएगा इनको रेलवे से, फिर आएगा इनको पावर सेक्टर से, फिर आएगा इनको ऑयल एंड गैस से, और लास्ट में आएगा इसको टेलीकॉम से। और कितना कितना? रोड से लगभग 27%, रेलवे से 25%, पावर से 15%, ऑयल एंड गैस से 8% एंड टेलीकॉम से 6% के आसपास पैसा आएगा थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। अब नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन को एक्सटेंशन मिल गया, अब ये वैलिड रहेगा 2028 तक। जल जीवन मिशन आपका लॉन्च हुआ था ईयर 2009 में और इसका टारगेट 2019 में, और इसका टारगेट क्या था कि बाय ईयर 2024 इंडिया के हर घर में एक नलका होगा और उस नलके में से फ्रेश वाटर आएगा। ये टारगेट था इसका जल जीवन मिशन का। पर बीच में कोविड आ गया, इसलिए 2024 वाला टारगेट मीट नहीं कर पाए हम, तो इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया, वैलिड कर दिया कब तक? 2028 तक। अब 2028 तक हमने क्या करना है? इंडिया के हर घर में एक नल प्रोवाइड करना और उस नल से पानी भी आना चाहिए। ठीक है, उस नल से फ्रेश वाटर भी आएगा। और कितना आएगा? 55 लीटर पर कैपिटा, 55 लीटर पर कैपिटा वाटर आएगा। अब यहां पे टारगेट अचीव कितना हुआ है? देखो 2024 तक टारगेट 100% का पूरा नहीं हो पाया, पर अचीव किया कितना है? तो 80% टारगेट जो है वो हमने अचीव कर लिया है, 20% बच गया है जो कि हम 2028 तक पूरा कर देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्बन चैलेंज फंड। गवर्नमेंट ने एक अर्बन चैलेंज फंड बनाया जिसका बजट एलोकेट कितने के है? रुपीज 1 लाख करोड़, रुपीज 1 लाख करोड़। और जितने भी इसमें जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करेंगे वो कितना करेंगे? 25% जो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी उसका 25% फाइनेंसिंग की जाएगी थ्रू अर्बन चैलेंज फंड। अब ये 1 लाख करोड़ जो है ये पूरे फंड का बजट एलोकेट किया गया है। पर अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, देखो ये जो 1 लाख करोड़ है ये अगले 4-5 साल के लिए है। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की, तो इसके लिए ये अर्बन चैलेंज फंड में से कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा? 10,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ रुपीस। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है आपकी, इसमें क्या है आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत लॉन्च किया है। इनका एम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम क्या है कि 2047 तक इंडिया में 100 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब यहां पे देखो दो टारगेट है, इसको मिसमैच मत करना। एक इंडिया का टारगेट क्या है? एक इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना, और दूसरा क्या हो गया ये? 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज है। फिलहाल इंडिया प्रोड्यूस कितना कर रही है न्यूक्लियर एनर्जी? 8180 मेगावाट। अब सरकार ने क्या किया है? 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं किस चीज के लिए? R&D ऑफ
एसएमआर, एसएमआर क्या आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, साथ ही साथ आपके 5 नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे बाय द ईयर 2033, ताकि इंडिया जो है ये 100 गीगावाट वाला टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका स्टैटिक का। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है? यूरेनियम चाहिए होता है। तो इंडिया की ओल्डेस्ट यूरेनियम माइन कौन सी है? तो इंडिया की ओल्डेस्ट यूरेनियम माइन है आपकी जाडूगुड़ा, जाडूगुड़ा माइन, जो कि कहां लोकेटेड है? आपकी झारखंड में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा शिप बिल्डिंग। अब यहाँ पे शिप बिल्डिंग के लिए क्या बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो भी हमारे पुराने समुद्री जहाज है उनको आप और मत चलाइए समुद्र में, उनको क्या कीजिए? आप समुद्र से बाहर निकालिए और उनको डिसमेंटल कीजिए, उनको आप ब्रेक कीजिए और उनका क्या बनाइए? स्क्रैप बनाइए। जिससे क्या होगा? आपको स्क्रैप की वैल्यू तो मिलेगी मिलेगी, साथ में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? क्रेडिट नोट। अब इस क्रेडिट नोट का क्या फायदा होगा? जैसे अपने आपने पुराना जो जहाज है उसको स्क्रैप में दे दिया और बदले में पैसे ले लिए, साथ में आपको क्रेडिट नोट भी मिला। अब इस क्रेडिट नोट का फायदा क्या होगा? आप जब नया जहाज खरीदोगे उसमें आप ये क्रेडिट नोट दीजिए और आपको उस नए जहाज पे क्या मिलेगा? डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसलिए क्या सरकार क्या बोल रही है? जो भी पुराने जहाज है उनको आप तोड़िए, उनको डिसमेंटल कीजिए, स्क्रैप में दीजिए, आपको उसका पैसा भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्रेडिट नोट भी दिया जाएगा। और इस क्रेडिट नोट को आप जब नया जहाज खरीदोगे उसमें यूज कर सकते हो। फिर सरकार ने क्या बोला? जो लार्ज शिप है हमारी, लार्ज शिप्स है, उसको हम किस में ऐड करेंगे? हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में। अब ये हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट क्या होती है? एचएमएल लिस्ट जो है, देखो जब भी हमें किसी चीज को बूस्ट करना है, किसी चीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ लानी है, उसको हम किस में ऐड कर देते हैं? हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में। अब इसका फायदा क्या होता है इस लिस्ट में ऐड करने से? जैसे समझ लो मैंने कोई भी चीज इस लिस्ट में ऐड कर दी, तो मेरे को अब उस चीज के लिए जो भी क्लियरेंस लेनी होती है, गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी होती है, एनवायरमेंट से क्लियरेंस लेनी होती है, वो सब मेरे को इजी पड़ता है, मेरे को ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। अगर मेरी जो भी चीज है वो अगर एचएमएल कैटेगरी में आती है, एचएमएल मतलब हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट के अंडर आती है, तो मेरे को क्लियरेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर मेरे को बैंक से लोन भी इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, मेरी डॉक्यूमेंटेशन इजीली हो जाएगी। तो आपको जिस भी चीज को बूस्ट करना है आप सिंपली उसको एचएमएल लिस्ट में डाल दो, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में। फिर उससे क्या होगा? उसको ना क्लियरेंस में दिक्कत आएगी, ना उसको लोन मिलने में दिक्कत आएगी, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी इजीली हो जाएगी और वो चीज जल्दी ग्रो करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड स्टैब्लिश किया। अब इसका टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है? ₹25,000 करोड़ का। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो अमाउंट है ये याद करना, फिगर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बजट एलोकेटेड कितना है इसका? 25,000 करोड़, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना शेयर होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 49% का शेयर होगा इस फंड में। जो भी ये फंड है 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है? 49% का। और ये फंड किस लिए बनाया गया है? ताकि हमारा पूरा मैरीटाइम सेक्टर है उसको हम ग्रो कर सके, उसको बूस्ट कर सके। फिर नेक्स्ट है आपका जो उड़ान स्कीम थी हमारी, उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम बेसिकली किस लिए लॉन्च की गई थी? ताकि जो हमारी एयर फ्लाइट्स है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं थ्रू एयर, ठीक है, फ्लाइट्स के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको अफोर्डेबल बनाना, ताकि जो हमारे आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी उसको अफोर्ड कर सके। तो ये उड़ान स्कीम को क्या करेंगे? मॉडिफाई तरीके से रीलॉन्च करेंगे, ताकि हमारे 120 न्यू डेस्टिनेशंस को कनेक्ट किया जा सके थ्रू एयर सर्विसेज, और अगले 10 साल में 4 करोड़ पैसेंजर्स को एयर यात्रा करवाई जा सके। ठीक है, फ्लाइट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वो मतलब अगले 10 साल में 4 करोड़ लोग जो है वो एयर सुविधा का यूटिलाइजेशन कर पाए थ्रू दिस उड़ान स्कीम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे बिहार में, और दो जो एयरपोर्ट्स है पटना वाले और बिहाट वाला, उसको मॉडिफाई किया जाएगा और इसको क्या बोला है? ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में क्या फर्क होता है? अगर आप कोई प्रोजेक्ट, कोई भी चीज है, उसको अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब एकदम उसको आप मतलब स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हो कुछ भी चीज की, जैसे एयरपोर्ट है उसकी आप पहली ईंट लगा रहे हो एयरपोर्ट की, तो वो क्या कहलाया जाता है? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। और वैसे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट क्या होगा आपका? जो आपकी चीज पहले से ही स्टैब्लिश्ड है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो या रिनोवेट कर रहे हो, या उसको थोड़ा और आप न्यू टेक्नोलॉजीज उसमें इनबिल्ट कर रहे हो, तो उसको हम बोला जाता है क्या? ब्राउन फील्ड। ठीक है, मतलब जैसे समझ लो एक जगह है वहां पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, पहली बार वहां पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीनफील्ड रेलवे स्टेशन। और वैसे ही समझ लो एक जगह जहां पर रेलवे स्टेशन था अंग्रेजों के जमाने का, इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्राउन फील्ड रेलवे स्टेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका
कोसी रिवर जो कि आपकी बिहार में होती है, तो उस पर क्या है, आपका वेस्टर्न कोसी कैनाल है, उसके लिए फाइनेंशियल एड दी जाएगी। और ये इससे इससे बेनिफिट क्या होगा, जो हमारा मिथिलांचल रीजन के फार्मर्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होएगा इस वेस्टर्न कोसी कैनाल से। तो देखो पूरे बजट में बिहार को काफी ज्यादा फोकस किया गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है इस बारी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना पाई है, और नीतीश जी ने समर्थन दिया हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट को। और बीजेपी गवर्नमेंट जानती है कि नीतीश जी कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो उनको खुश करने के लिए इस बारी बिहार में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। मखाना बोर्ड बिहार में बन रहा है, इंस्टीट्यूट बिहार में बन रहा है, एयरपोर्ट बिहार में बन रहे हैं, कैनाल बिहार में बन रहे हैं। तो बिहार पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है, ताकि हम सेंटर की तरफ से खुला पैसा जाएगा बिहार में, और फिर बिहार में आगे जाके काम हो ना हो, नीतीश जी को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, और सरकार चलती रहेगी 5 साल। ये टारगेट है मेन इस बार के बजट का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्वामी टू फंड। अब ये SWAMIH जो फंड है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या हमारा स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। अब इस फंड के थ्रू क्या किया जाता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा था अफोर्डेबल हाउस बनाने का, अफोर्डेबल हाउस बनाने का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, अब वो प्रोजेक्ट बीच में रुक जाता है। अगर क्यों रुकता है, क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए उनके पास फंड नहीं होता। तो वैसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कहां से मिलती है, इस फंड से, SWAMIH फंड से उनको फंडिंग मिलती है। और इस फंड के थ्रू अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए, कितने हाउसेस बिल्ड कर दिए, 50,000 हाउसेस जो है वो बिल्ड कर दिए हैं। और ये स्वामी फंड 2 एलोकेट किया गया इस बार, वो कितना किया गया है, 15,000 करोड़। और इनका टारगेट क्या है, लगभग 1 लाख हाउसेस बनाने का, 1 लाख अफोर्डेबल हाउसेस को बिल्ड करने का। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर आपको इस फंड से पैसा चाहिए फॉर योर प्रोजेक्ट्स, तो आपकी कंडीशन क्या है कि आप जो हाउस बिल्ड कर रहे होंगे, आप जो मकान बना रहे होंगे, उसका कारपेट एरिया जो होगा वो 200 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए। 200 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए उसका कारपेट एरिया, तभी आपको इस फंड से पैसा मिलेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि इंडिया के जो टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसको हम डेवलप करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके। जो भी वहां की स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके साथ मिलकर हम टॉप इंडिया के 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको डेवलप करेंगे। और यहाँ पे जो होटल्स होंगे उनको भी हम किस में डाल देंगे, HML लिस्ट में, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में। अब इससे क्या फायदा होगा, अगर बाय चांस कल को होटल को अपना एक्सपेंशन करना है, तो उसको कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, कोई भी क्लियरेंस चाहिए, वो इजिली मिल जाएगी, क्योंकि वो किस में आ गया, अब हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में। वहीं अगर उसको होटल को एक्सपेंशन के लिए क्या है, पैसों की जरूरत है, तो उसको बैंक से भी इजिली लोन मिल जाएगा, क्योंकि वो किस में आ जाता है, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में। तो ये फायदा होता है, किसी चीज को अगर आपने ग्रो करवाना है तो उसको आप सिंपली हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में डाल दो, और आपको इजीली वो चीज ग्रो करेगी, क्योंकि उसको कोई भी चीज की क्लियरेंस के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, अगर आपके पास अपना घर है और आप उसमें होम स्टे फैसिलिटीज इंस्टॉल करना चाहते हो, होम स्टे बनाना चाहते हो उसको, और आप चाहते हो कि टूरिस्ट आपके घर पे आके रुके, जिससे क्या होगा, देखो 2 फायदे हैं, एक आपको इनकम जनरेट हो जाएगी, साथ ही साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या कहा है गवर्नमेंट ने, कि अगर आपको अपने घर में थोड़े मॉडिफिकेशन करना है और उसको होम स्टे बनाना है, तो उसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप मुद्रा के तहत लोन ले सकते हो, मुद्रा फैसिलिटी के तहत लोन ले सकते हो। मुद्रा लोन किसको दिया जाता है वैसे, माइक्रो एंटरप्राइजेस को, तो आप इसके तहत लोन ले सकते हो बैंक से। तो मुद्रा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और मुद्रा वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो मुद्रा में पहले 3 स्टेजेस होती थी, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु कैटेगरी में क्या होता था, 50,000 तक का लोन, फिर 50,000 से 5 लाख तक का लोन आता था आपका किशोर में, और फिर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आता था तरुण कैटेगरी में। अब सरकार ने नई कैटेगरी बना दी है, तरुण प्लस कैटेगरी, और इसकी लिमिट कितनी है, 20 लाख। ठीक है, तो जो होम स्टे के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप मुद्रा लोन के थ्रू पैसा उठा सकते हो। साथ ही साथ सरकार ने बोला है कि हम स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस पे फोकस करेंगे, और वो सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाएगा, लॉर्ड बुद्धा के ऊपर। जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ साइकिल थी, जहां जहां वो रहे, वहां वो वाली जगह को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि वहां पे टूरिज्म इंक्रीज हो। साथ ही साथ इंडिया वर्क करेगा किस पे, मेडिकल टूरिज्म के ऊपर भी इंडिया वर्क करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट का लास्ट पार्ट, जो कि क्या है, इनोवेशन। तो इन्वेस्टमेंट इन पीपल हम पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट इन हम इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, और ये लास्ट पार्ट है इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 20,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है, किसके लिए, हमारा RNDI के लिए।
RNDI क्या है हमारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव्स के लिए 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। फिर साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, जो हमारा पीएम रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि हमारा लॉन्च हुआ था ईयर 2018 में, इसमें क्या था, जो हमारे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनको क्या करवाई जाएगी, पीएचडी करवाई जाएगी फ्रॉम आईआईटी एंड आईआईएससी, और उनको पर मंथ स्टाइफंड भी मिलेगा ड्यूरिंग देयर पीएचडी। तो इसका टारगेट क्या है, इस प्रोग्राम को अभी और आगे तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर में लगभग 10,000 बच्चों को फेलोशिप प्रोग्राम के तहत पीएचडी करवाई जाएगी थ्रू आईआईटी एंड आईआईएससी, ठीक है। फिर इंडिया का सेकंड जेन बैंक जो है वो बनाया जाएगा। अब ये न्यूज से आपका क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया का फर्स्ट जेन बैंक के बारे में न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया का फर्स्ट जेन बैंक कब बनाया गया था, 1996 में, और ये कहां बनाया गया था, आपका न्यू दिल्ली में। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका आईसीएआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और किसके साथ मिलकर बनाया गया था ये, NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, आपका इंडिया का फर्स्ट जेन बैंक बनाया था। तो जेन बैंक का बेसिकली काम क्या होता है, जेन बैंक जो होता है आपका, वो आपका एक तरीके का रिपोजिटरी होता है, एक तरीके का स्टोरेज होता है, जो कि क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है, जैसे कि आपके सीड्स हो गए, वेरियस टाइप्स के सीड्स हो गए, ताकि कल को कोई चीज हमारी जो है वो एक्सटेंट ना कर जाए। तो ऐसे बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है ये जेन बैंक। तो इंडिया का सेकंड जेन बैंक बनाया जाएगा, इस बार के बजट में बोला गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेशनल जियोस्पैटिकल मिशन। अब इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, जो भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी हम पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके अपने जमीन के कागज देखते हैं, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा, ताकि वो इजीली अवेलेबल हो। और क्या उससे क्या मदद बनेगी, हमारे को अर्बन प्लानिंग की मदद मिलेगी। जैसे इंडिया का सबसे प्लान सिटी कौन सी है, चंडीगढ़, क्यों, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। तो वैसे ही बाकी सिटीज को भी हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग कर सके, इसलिए हम क्या करेंगे, जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटलाइज कर देंगे और उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ज्ञान भारतम मिशन। अब ये क्या है हमारा ज्ञान भारतम मिशन, तो ये सबसे पहले बात, कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है इसको, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब इनका क्या काम है इस मिशन में, इनका काम है कि जो हमारी पुरानी लिखावट है, जैसे कि जो हमारे पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जिनकी एज 75 ईयर से ज्यादा पुरानी है, 75 ईयर से पुराने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो हैंड रिटन है, ठीक है, कोई कागज पे लिखा है, कोई आपके कपड़ों पे लिखा हुआ है, कोई आपके पत्थर पे लिखा है, कोई मेटल पे लिखा हुआ है, वैसे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना, कलेक्ट करना और उनको प्रिजर्व करना, वो इसका मिशन है ज्ञान भारतम मिशन का। और इनका टारगेट कितना है, लगभग 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करना। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, हैंड रिटन, जो कि पुराने हैंड रिटन नोट्स होते हैं, चाहे वो कागज पे लिखा हो, कपड़े पे लिखा हो, पत्थर पे लिखा हो, मेटल पे लिखा हो, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। मतलब जो लगभग 75 साल से पुराने वाले जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं उनको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो उनको प्रिजर्व करना, ये इस ज्ञान भारत मिशन का टारगेट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा फोर्थ इंजन, जो कि क्या है, एक्सपोर्ट्स। तो हम 3 इंजन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से, हमारा एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा चौथा इंजन है, लास्ट इंजन, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का चालू करेगी। अब इसका बजट एलोकेशन कितना है, इसका बजट एलोकेशन है रुपीज 2250 करोड़ रुपीस का। और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज मिलकर बनाएंगी, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फिर हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड एमएसएमई मिनिस्ट्रीज, ये 3 मिनिस्ट्री मिलकर इसको बनाएंगी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को। इनका मेन काम क्या होगा कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट्स में डील कर रहे हैं, उनको इजीली क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ उनको क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ये सब काम किसके तहत होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा भारत ट्रेड नेट। अब ये भारत ट्रेड नेट क्या करेगा, आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा। किस लिए बनाएगा, कि देखो जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट में डील करते हैं, उनको काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती हैं कि हम एक्सपोर्ट में ट्रेड कर रहे हैं, किस कंट्री के साथ कर रहे हैं, कितना हमारा एक्साइज ड्यूटी लगेगा, वो सब का एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। फिर उनको काफी ज्यादा फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी मिलते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो आप यहां से उधार लीजिए, यहां से उधार लीजिए, आपको ऐसा लोन मिल जाएगा। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये सारी चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। तो ये जो भारत ट्रेड नेट है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा जिसमें इनको एक सिंगल विंडो में सब कुछ मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी भी एंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी सिंगल विंडो के अंदर। साथ ही साथ ये भारत ट्रेड नेट जो है, ये क्या करेगा, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं इनको कनेक्ट करेगा किसके साथ, गवर्नमेंट के यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के साथ। अब ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है गवर्नमेंट ने,
गवर्नमेंट ने बोला जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, काफी ज्यादा जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उनसे क्लियरेंस लेनी पड़ती है, अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें क्या है सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ कंबाइन होती हैं, और आपको अगर क्लियरेंस लेनी है तो आप इस यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लियरेंस ले सकते हो फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है। तो भारत ट्रेड नेट आपको ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के देगा जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिलेगी मिलेगी, साथ में आप कनेक्ट कर पाओगे यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि आपको किसी भी मिनिस्ट्री से अगर क्लियरेंस लेनी है तो आप इजिली ले पाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कि आपका एग्जांपल के रूप में हो गया टेक्सटाइल सेक्टर, फिर आपका हो गया लेदर सेक्टर। इन सबको क्या करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बूस्ट करने के लिए इसको इंटीग्रेट करेगी ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके इन चीजों में, और इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड वॉल्यूम जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके। फिर नेक्स्ट है हमारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी। अब जीसीसी क्या, आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अब देखो जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपना काम ज्यादातर आउटसोर्स करती हैं, क्योंकि उनको इजीली अवेलेबल नहीं होती सारी चीजें। तो कुछ पार्ट्स जो है अपने कंपनी के, अपने प्रोडक्ट के कहीं से बनाएगी, कुछ पार्ट कहीं से बनवाएगी, फिर उसकी बीपीओ फैसिलिटी कहीं और से प्रोवाइड करवाएगी, और एक जगह आके उन सबको मर्ज कर देगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, और उसके लिए कॉल सेंटर कहीं और जगह स्टैब्लिश किया होगा। तो ऐसे क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में उनका काम होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जाएगा एमएनसीज के लिए, ताकि उनको ये सारी फैसिलिटी एक सिंगल रूफ के अंडर मिल जाए। जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एमएनसी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कौन सी सिटीज में बनाए जाएंगे, टीयर 2 सिटीज में ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउस फॉर एयर कार्गो। अब इसका मतलब क्या है, देखो वेयर हाउस का मतलब होता है आपका गोदाम, जहां पे आप सामान स्टोर करते हो, और एयर कार्गो मतलब होता है लॉजिस्टिक, क्योंकि जो भी आप सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उस सामान को बोला जाता है कार्गो। तो जो सामान आप बाय एयर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसको बोला जाएगा एयर कार्गो। तो एयर कार्गो, जो सामान आप एयर से ट्रांसफर कर रहे हो, फ्लाइट से ट्रांसफर कर रहे हो, उसके लिए भी वेयर हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका टैक्स रिफॉर्म। काफी ज्यादा टैक्स रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, ताकि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिले कि वो और ज्यादा एक्सपोर्ट में डील करें। अब यहाँ पे सरकार क्या करती है कि अगर जो एक्सपोर्टर हमारा क्या कहते हैं फॉरेन से कोई मशीन मंगा रहा है, और उसमें से कुछ हिस्सा अगर वो प्रोडक्ट बना के फॉरेन में ही बेचता है, तो उसको टैक्स में सब्सिडी मिलती है। ठीक है, वो हम अलग बाद में डिस्कस कर लेंगे, इंटरेस्ट इंक्लुजाइजेशन स्कीम भी होती है ये, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे हम। तो वेरियस ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स बनाए जाते हैं हमारे, क्यों, ताकि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मोटिवेशन मिले कि वो और ज्यादा अपना सामान प्रोड्यूस करें और उस सामान को एक्सपोर्ट करें। मेन है हमारे को जो ट्रेड डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना, क्योंकि इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। तो इंडिया क्या चाहता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करे। तो इसलिए ये टैक्स रिफॉर्म्स ला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सामान इंक्रीज करें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी इंक्रीज करें और ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करें, जिससे क्या होगा, इंडिया का ट्रेड जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा फ्यूल। अब ये यहाँ पे देखो हमने क्या बात की, इंजन्स की बात की अभी तक, कि हमारे 4 इंजन्स हैं, पर उन इंजन्स को चलाने के लिए हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी चाहिए होगी, उन इंजन्स को चलाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्म एज फ्यूल। तो सबसे पहला रिफॉर्म क्या लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि एफडीआई लिमिट को इंक्रीज कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर में। पहले एफडीआई लिमिट थी कितनी, 74% के अलाउड, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 100%। पर ये सभी इंश्योरेंस कंपनीज पर लागू नहीं होगी, ये सिर्फ उन इंश्योरेंस कंपनी पर लागू होगी जो कि प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, और सारा का सारा प्रीमियम इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो आपको मंथली कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या तो फिर ईयरली कुछ पैसे देने पड़ते हैं उस इंश्योरेंस पॉलिसी को चलाने के लिए। तो वो जो पैसे इकट्ठे होते हैं कंपनी के पास, जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं और उसका पैसे देते हैं कंपनी को, तो उस पैसे को क्या बोला जाता है, प्रीमियम। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया से प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, अगर वो सारा का सारा प्रीमियम जो है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रही है, तो वो कंपनी क्या कर सकती है, एफडीआई लिमिट को 74% से 100% कर सकती है। पर अगर वो कंपनी जो प्रीमियम कलेक्ट कर रही है इंडिया से, वो उस प्रीमियम को फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके लिए एफडीआई लिमिट कितनी रहेगी, 74% की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को इंक्रीज किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा रूरल एरियाज में। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपके लॉन्च कब हुए थे, ईयर 2017 में, और इसका 100% स्टेक किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। फिर नेक्स्ट है आपका नेफविड।
नेफबिड क्या है आपका, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये क्या करेगा, एक पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी को लॉन्च करेगा। अब इसका काम क्या होगा कि जो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स क्या है इतना मैं समझ रहा हूं आप सबको पता होगा, बॉन्ड्स एक तरीके का क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जिसके थ्रू कंपनीज जो है पैसा उधार लेती है, जनता से हो गया या इन्वेस्टर से हो गया। तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्च हुए हैं, उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको इंक्रीज करेगा कौन, ये पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी। जैसे समझ लो कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है, उसकी रेटिंग है ए, और ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का, तो इसकी ए रेटिंग को बढ़ा के क्या कर दिया जाएगा, डबल ए, थ्रू दिस पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी। अब इसका फायदा क्या होगा रेटिंग बढ़ाने का, तो देखो जिस बॉन्ड की रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उसमें उतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इन्वेस्ट करती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती है, पेंशन फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन फंड कंपनीज होती है, इनकी इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि ये होते हैं एक तरीके के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये एक बार इन्वेस्ट करेंगे फिर आपसे 5-10 साल पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आप पे लायबिलिटी नहीं रहेगी इनको जल्दी जल्दी पैसा लौटाने की। इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो हमारा और बूस्ट कर सके, तो जो बॉन्ड्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इशू होंगे उनकी रेटिंग्स को एनहांस करेगा कौन, पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी। जिससे क्या होगा, हमारी कंपनी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगी और हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी उन कंपनीज को जल्दी पैसा लौटाने की। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर कार्ड। तो ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर कार्ड क्या है, जो आपका विलेज एरिया होगा उसका एक स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, क्रेडिट स्कोर कार्ड। जिससे फायदा क्या होगा, उस विलेजेस में जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको इजीली लोन अवेलेबल हो पाएगा थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये है आपका ग्रामीण क्रेडिट स्कोर कार्ड। फिर नेक्स्ट है हमारा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। अब ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज का मेन फोकस एरिया क्या होगा कि सबसे पहले इंडिया को डेवलप करो, फिर बाद की बात करेंगे। अब देखो द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होता क्या, समझो कि जैसे दो देश है, एक हो गया अपना इंडिया और एक हो गया हमारा यूके, ये दो देश है, तो इनके बीच में क्या होगा, टाई अप होगा। टाई अप क्या होगा, इंडिया बोलेगा यूके को कि अगर आपके देश की कोई भी कंपनी हमारे देश में आके अपना प्लांट लगाती है या हमारे देश में आके अपना काम स्टार्ट करती है, तो हम इंडिया क्या करेगा, उस कंपनी को प्रमोट भी करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। और सेम आपने भी हमारे साथ करना है कि अगर इंडिया की कंपनी आपके देश में आके कोई प्लांट सेटअप करती है या अपना ऑपरेशंस सेटअप करती है, तो आप भी हमारे देश की कंपनी को प्रमोट भी करोगे और प्रोटेक्ट भी करोगे। तो ये होता है इस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का काम, कि एक देश दूसरे देश से वादा करता है कि आप अपनी कंपनी हमारे देश में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको प्रमोट भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे। बदले में अगर हमारे देश से कोई कंपनी आपके देश में आके काम करेगी तो आपको भी सेम करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा और प्रमोट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने यूके का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि सबसे पहला बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है इंडिया ने यूके के साथ ही साइन किया था इन द ईयर 1996, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स को प्रमोट किया जाएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स क्या है आपका, ये स्टेट्स के बीच में एक इंडेक्स बनाया जाएगा फॉर कॉम्पिटेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देखो क्या हुआ था बहुत समय पहले, आपको ये अगर याद होगा हल्का सा, टाटा अपना प्लांट लगाने वाला था वेस्ट बंगाल में, पर वहां पे उनको लगाने नहीं दिया था, ठीक है। क्यों, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा में लगाने वाला था पर वहां पे उनको लगाने नहीं दिया था, क्यों, लोकल पॉलिटिक्स की वजह से। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर वहां से हटा के गुजरात में प्लांट लगाया अपना। तो वैसे ही क्या होता है, स्टेट्स जो होता है वो दूसरे स्टेट्स की कंपनीज जो है उनको मतलब प्रमोट नहीं करता, उनको इंस्टॉल नहीं करता, उनको कॉपरेट नहीं करता फॉर वर्किंग। क्यों, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स की बात होती है। अगर दोनों स्टेट में सेम गवर्नमेंट है तब तो वो करने देंगे, पर अलग अलग गवर्नमेंट है तो फिर वो थोड़ा दिक्कत लाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाया जाएगा, और जिसमें जो स्टेट सबसे टॉप पे होगा, मतलब वो सबसे ज्यादा कॉपरेट करता है किसी भी कंपनी को अपने अपने स्टेट में आके काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस स्टेट की रैंकिंग सबसे ज्यादा होगी वहां पे नई कंपनीज जो है वो अपना प्लांट लगाने की सोच पाएंगी। तो जिससे क्या होगा, आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो और ज्यादा ग्रो कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा अंडर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा प्रेजेंट में वो इसके चेयरपर्सन होंगे। तो ये मैकेनिज्म क्या काम करेगा, जो हमारे करंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस है उनको रिव्यू करेगा और उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो मॉडिफाई करेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझना, एफएसडीसी का चेयरपर्सन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। वैसे ही एक एफएसडीसी सब कमिटी भी होती है, उसके चेयरपर्सन कौन होता है, आरबीआई गवर्नर। जो भी प्रेजेंट का आरबीआई गवर्नर होगा वो ऐसे एफएसडीसी सब कमिटी के चेयरपर्सन होंगे, और एफएसडीसी के चेयरपर्सन कौन होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि जन विश्वास बिल 2.0 लॉन्च किया जाएगा। अब ये जन विश्वास बिल लॉन्च हुआ था आपका ईयर 2023 में, और इसका काम क्या था
कि सारे जो ऑफेंस है वो आपके क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होते हैं। मतलब जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है, कोई भी आप रूल तोड़ रहा है, तो वो सारे के सारे क्रिमिनल्स नहीं हो जाते हैं लोग, ठीक है। वो सारे के सारे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होते हैं, कुछ कुछ गलती से भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, जो आपके क्रिमिनल ऑफेंस थे उनको डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया है। तो जो 2023 में लॉन्च किया गया था आपका ये जन विश्वास एक्ट, उसके तहत क्या हुआ था, लगभग 180 जो आपके ऑफेंसेस थे उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। तो अब जो ये जन विश्वास बिल 2.0 लॉन्च किया गया है, इसका टारगेट क्या है, लगभग 100 प्लस ऑफेंसेस को क्या करना पड़ेगा, डीक्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। मतलब डीक्रिमिनलाइज मतलब ये नहीं कि माफी कर देंगे, पनिशमेंट होएगी, फिर फाइन होगा, पर ऐसे लॉन्ग आपकी जेल नहीं होएगी। जैसे कभी कभी लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए जेल हो जाती है, 7 साल 8 साल के लिए, वो चीज कम कर दी जाएगी, पनिशमेंट होएगी उस ऑफेंस में, ठीक है। फिर आपको फाइनेंशियल पेनल्टी भी मिलेगी उस ऑफेंस में, पर आपको क्रिमिनलाइज्ड पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये इसका काम है जन विश्वास बिल 2.0 का, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा टैक्सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट टैक्स की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, अगर एक पर्सन साल के 12 लाख रुपया कमाता है तो उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर एक पर्सन की एनुअल इनकम जो है वो अप टू 12 लाख रुपीज है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर वो पर्सन सैलरीड पर्सन है, तो अगर वो अपना एनपीएस डिडक्शन करवाता है या पीएफ डिडक्शन करवाता है, पीपीएफ नहीं, पीएफ डिडक्शन करवाता है, तो उस सिनेरियो में ये 12 लाख वाली लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी, 12.75 लाख। मतलब अगर वो 75,000 रुपए तक का क्या करता है, डिडक्शन करवाता है, चाहे एनपीएस डिडक्शन हो गया या पीएफ डिडक्शन हो गया, तो उसकी सैलरी अगर समझ लो एक पर्सन की सैलरी है 12.5 लाख रुपए, तो सरकार ने क्या बोला है, 12 लाख तक वाले को क्या है, टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर वाले को टैक्स देना है। पर अगर एक पर्सन की 12.5 लाख रुपए सैलरी है साल की, पर उसमें से वो डिडक्शन करवाता है एनपीएस की फॉर्म में या पीएफ की फॉर्म में, तो भी उसको क्या करना है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप 75,000 तक का डिडक्शन करवाते हो, तो आपकी अगर एनुअल सैलरी 12,75,000 है, तब भी आपको कोई डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है, कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इससे सरकार का मानना है लगभग लगभग 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स जो है वो कम आएगा सरकार को। 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स जो है उसका नुकसान होएगा सरकार को। पर सरकार कह रही है हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता को खुश करने के लिए हमने ये फैसला लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे टैक्स स्लैब भी चेंज किए गए हैं। यहाँ पे टैक्स स्लैब क्या है, 0 to 4 लाख नील, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 10, फिर 15, फिर 20, 25, फिर 30। अभी देखो हमने क्या पढ़ा कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपको अगर आप कोई डिडक्शन करवाते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको 12.75 लाख तक टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 4 से 8 लाख में 5% क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है। तो सपोज एक पर्सन है जो कि अपना बिजनेस करता है, ठीक है, अपना बिजनेस करता है और वो साल के समझ लो लगभग 14 लाख रुपीस कमाता है। तो 14 लाख कमाता है यानी कि 12 लाख से ज्यादा है, तो इस पे टैक्स लगेगा। अब इस पे टैक्स कैसे लगेगा, तो देखो जो इसका पहला 4 लाख होगा, 14 लाख में से पहले 4 लाख होंगे, उस पे 0% टैक्स लगेगा। फिर अगले 4 लाख जो होंगे इसके, यानी कि 4 to 8 वाले, उस पे 5% टैक्स लगेगा, 8 लाख हो गया। फिर अगले 4 लाख पे कितना लगेगा आपका, 10% लगेगा, कितना हो गया, 12 लाख हो गया। अब बचा 2 लाख रुपया, 2 लाख बचा, अब उस 2 लाख पे लगेगा 15%। तो ये ऐसे इनकम टैक्स लगेगा इस 14 लाख पे। 14 लाख पे सीधा आपका 15% नहीं लगेगा, पहले 4 लाख पे 0%, फिर अगले 4 लाख पे 5%, फिर अगले 4 लाख पे 10%, फिर अगले 4 लाख पे 15%। ऐसे होता है ये इनकम टैक्स कैलकुलेट, ठीक है। तो ये आपका टैक्स स्लैब है न्यू, एक बार नजर मार लेना। इसमें मेन बात क्या है, नो इनकम टैक्स फॉर 12 लाख एनुअल इनकम, और अगर वो पर्सन स्टैंडर्ड डिडक्शन करवाता है तो 12.75 लाख तक कोई इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब यहां पे बात करते हैं हम टीसीएस और टीडीएस की। टीडीएस क्या होता है आपका, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस कब करता है, जैसे आपने कोई एफडी बना रखी है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट किसी थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है, तो आपका टीडीएस कट जाता है। और टीसीएस कैसे करता है, जब आप किसी चीज की पेमेंट कर रहे हो तो आपकी पेमेंट में से ही टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब आपको सैलरी आ रही है, जब आपको पेंशन आ रही है, या फिर जब आपको किसी चीज की
पेमेंट मिल रही है और किसी चीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर टीडीएस कटता है, और किसी चीज को आप परचेज कर रहे हो, उसकी पेमेंट कर रहे हो आप, तब आप पे टीसीएस लगता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसके स्लैब्स में भी चेंज किया है। अब सीनियर सिटीजन को क्या बोला है, अगर उनको इंटरेस्ट इनकम जो है, चाहे एफडी हो गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गई, इन सबसे जो इंटरेस्ट इनकम है, पहले क्या था, अगर 50,000 से ऊपर उनकी इंटरेस्ट इनकम है तो उन पे लगता था टीडीएस। अब ये इनकम बढ़ा के 50,000 से बढ़ा के कितना कर दिया, 1 लाख। अगर अब उनको 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम आ रही है, चाहे वो एफडी से आए, आरडी से आए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आए, तो उन पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पहले अगर उनकी 50,000 से ऊपर इनकम होती थी, इंटरेस्ट इनकम, तो उस पर टीडीएस लगता था। अब ये 50,000 की लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया, 1 लाख रुपए। फिर वैसे ही जो आपका रेंट है, समझो आपने घर को, अपना मकान जो है वो किराए पे चढ़ा रखा है, तो पहले अगर आपका एनुअल रेंट जो है वो 2,40,000, 2,40,000 से ऊपर जाता था, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता था। अब इस लिमिट को भी इंक्रीज करके कितना कर दिया, 6 लाख रुपीज। अब आपका अगर जो रेंट है वो 6 लाख से ऊपर जा रहा है साल का, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, वरना टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है आपका टीसीएस। अब देखो यहाँ पे टीसीएस क्यों कहा, क्योंकि जब हम एलआरएस करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, हम पैसे बाहर भेजते हैं, तो वो हम भेज रहे हैं, इसलिए उस पर टीसीएस लगेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो पहले क्या था, जो आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कर रहे हो, उसमें आप 7 लाख से ऊपर पेमेंट कर रहे हो, 7 लाख से ऊपर पैसे बाहर भेज रहे हो, तो आपके पैसों पे क्या कलेक्ट होता था, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब ये 7 लाख से लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख। अगर आप 10 लाख रुपए बाहर भेज रहे हो, तब तक आपसे कोई टीसीएस नहीं लिया जाएगा। 10 लाख से ऊपर भेजोगे तो आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। पहले ये लिमिट 7 लाख की होती थी। और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या होती है, इसके तहत आप साल में, एक साल में लगभग 2.5 लाख यूएस डॉलर बाहर भेज सकते हो विदाउट एनी हैसल। ठीक है, विदाउट एनी अप्रूवल आप 2.5 लाख यूएस डॉलर यूजिंग लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आप पैसे बाहर भेज सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, इंडिविजुअल्स एंड माइनर्स के लिए। इसमें कोई ट्रस्ट के लिए नहीं होता ये एलआरएस स्कीम, ना कोई प्रोपराइटर के लिए, किसी के लिए ये एलआरएस स्कीम नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड माइनर्स के लिए होती है। और इसमें क्या कंपलसरी होता है, पैन कार्ड। पैन कार्ड होना कंपलसरी है एलआरएस स्कीम के तहत, अगर आपने पैसे बाहर भेजने हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, ये तो जाहिर सी बात है, जब भी अगर आपके पास पैन नहीं है और आपने एफडी वगैरह बना रखी है, ठीक है, या कुछ भी डिपॉजिट स्कीम बना रखी है, तो आपका टीडीएस डबल कटता है। जितना भी टीडीएस पैन के साथ कटना चाहिए, अगर आपके अकाउंट में पैन नहीं लगा है, आपने अपना पैन नहीं बनाया है, तो आपका टीडीएस डबल डिडक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा पैन कार्ड बना लीजिएगा। देखो मैं बैंक में कितने 4.5 साल हो गए, 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। पता है सबसे ज्यादा एक्सक्यूज क्या आता है, कि बच्चा अभी छोटा है, माइनर का भी पैन कार्ड बन जाता है। ये कोई बात नहीं होती कि आपका माइनर का पैन कार्ड नहीं बनता, माइनर का भी पैन कार्ड बन जाता है, उसके पैन कार्ड पे सिर्फ माइनर लिखा होता है। और जैसे वो 18+ होगा, आपको पैन कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा, नंबर वही रहता है, बस वो माइनर नाम हट जाता है। ठीक है, तो पैन कार्ड सबका बनता है, पैन कार्ड बनवा लीजिएगा अगर आपने एफडी वगैरह कुछ भी ओपन करनी है, उससे क्या है, टीडीएस कम डिडक्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रिलेटेड टू बेसिक कस्टम ड्यूटीज। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, कि हम जो 7 टैरिफ्स है उनको क्या कर देंगे, 7 टैरिफ रेट्स को रिमूव कर देंगे। तो देखो पिछले से पिछले बजट में भी 7 टैरिफ रेट्स को रिमूव किया था, इस बार के बजट में भी बोला गया 7 टैरिफ रेट्स को रिमूव कर देंगे। तो इसके बाद टोटल इंडिया में कितने टैरिफ रेट्स रह जाएंगे, टोटल 8 टैरिफ रेट्स रह जाएंगे, जिसमें से 0 एक रेट होगा, मतलब 0 वाला रेट भी एक रेट होगा, बाकी 7 रेट्स अलग से होंगे, तो टोटल 8 टैरिफ रेट्स रह जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट का बोलना है कि वो जो सरचार्ज होते हैं, ठीक है, उस पे एक से ज्यादा सेस नहीं लगाएगा, एक से ज्यादा सेस नहीं लगाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों चीजों की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगभग 2600 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्सेस का लॉस हो जाएगा। देखो 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्सेस का लॉस हो गया ड्यू टू न्यू टैक्स स्लैब, और 2600 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्सेस का लॉस हो गया ड्यू टू दिस 7 टैरिफ्स को रिमूव करने की वजह से, और एक से ज्यादा सेस नहीं लगाएंगे सरचार्जेस पे, इसकी वजह से। फिर साथ ही साथ जो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट वगैरह में यूज होती है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाई जाएगी। साथ ही साथ 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा के कितनी कर दी है, 5%। तो यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कितने लाइफ सेविंग ड्रग्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिमूव कर दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिमूव कर दिया है। फिर इंडिया का नेशनल क्रिटिकल मिशन है, ठीक है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसको बूस्ट करने के लिए क्या किया है, जो कोबाल्ट पाउडर है, फिर आपका स्क्रैप ऑफ लिथियम आयन बैटरी है, लेड, जिंक एंड 12 मोर क्रिटिकल मिनरल्स जो है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी से उनको रिमूव कर दिया है। फिर जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, तो जो आपका
IFPD पैनल्स होते हैं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 20%, ताकि हम जो है वो इंपोर्ट इसको कम करें और खुद ही अपना मैन्युफैक्चर करें। फिर यहाँ पे क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया है किस पे, ओपन सेल पे, और ये कितना कर दिया है, 5%। और बेसिक कस्टम ड्यूटीज जो कि ओपन सेल पार्ट्स के होते हैं वो उसको क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है, ताकि इंडिया में आप अपना जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लैट पैनल डिस्प्ले वाले टीवीज बनाइए आप, और इसको इंपोर्ट ना कीजिए। ठीक है, इंपोर्ट पे आपने क्या कर दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया 10% से कितना कर दिया है, 20%। फिर साथ ही साथ हम बात करें अगर शिपिंग सेक्टर की, तो शिपिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देखो, हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी अपने थर्ड इंजन की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, तो उसमें क्या था हमारा, कि हमने बात की थी कि अगर आप लार्ज शिप्स जो है उसको क्या कर दिया था हमने, HML कैटेगरी में ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारे रियायत मिले थे। उसमें से एक रिलैक्सेशन यहाँ पे भी देखो शो हो रहा है। जो शिपिंग फैक्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए क्या बोला सरकार ने, अगर कोई शिप इंडस्ट्री है और वो शिप बनाने के लिए सामान को बाहर से इंपोर्ट कर रही है, बाहर से इंपोर्ट करवा रही है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसके जो रॉ मटेरियल है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, उस पर कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी अगले 10 साल के लिए, अगले 10 इयर्स के लिए, जिससे क्या होगा, हमारा शिपिंग सेक्टर जो है वो और ज्यादा ग्रो कर पाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हमारा एक स्विच यूज होता है जिसका नाम क्या है, कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच। इस पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी 20% की, इसको कम करके कितना कर दिया है, 10%। फिर बात करें अगर हम अपने लेदर सेक्टर की, तो लेदर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इस पे एक्सपोर्ट को, इस लेदर सेक्टर में एक्सपोर्ट पार्ट इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो वेट ब्लू लेदर होता है इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया है, इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया है। साथ ही साथ हम अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करें किस पे, क्रस्ट लेदर पे, तो पहले इसमें 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अब इसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया, मतलब जीरो कर दिया है। फिर बात करें अगर हम अपने फिशरी सेक्टर की, तो फिशरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो हमारी फ्रोजन फिश पेस्ट है जिसमें पहले 30% का बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 5%। और वहीं बात करें हम फिश हाइड्रोलाइज की, जो कि किसमें यूज होता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश एंड श्रिम्प के फीड्स में, इनको खाना खिलाने में जो चीज यूज होती है उसमें ये यूज होता है फिश हाइड्रोस्टेट। इसमें पहले 15% की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब इसको घटा के कितना कर दिया है, 5%। फिर हम अगर बात करें रेलवे MROs की, MRO क्या होता है आपका, बेसिकली मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल। तो रेलवेज की मेंटेनेंस के लिए आप फॉरेन से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर इन रेलवे सेक्टर, तो उसके आप वापस एक्सपोर्ट कितने दिनों में कर सकते हो, पहले 6 मंथ्स का टाइम होता था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 1 ईयर, और इसको 1 साल से आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। 6 महीने से बढ़ा के 1 साल तो कर ही दिया है, फिर 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड टाइम फॉर एंड यूज। अब देखो पता क्या होता है, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जरूरी नहीं है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से ही ले, वो कुछ रॉ मटेरियल फॉरेन से भी मंगवा सकते हैं, फिर उसमें अपनी वैल्यू ऐड करके उसमें फिनिश्ड गुड बना के उसको बेचेंगे। तो जो रॉ मटेरियल फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उनको क्या करना होता था, 6 महीने में इसको यूज करना होता था, अब इसका टाइमलाइन बढ़ा दिया है, इसको 6 महीने में ना करके 1 साल में इसको यूज कर सकते हैं जो फॉरेन से रॉ मटेरियल मंगाया है। और इसकी पहले रिपोर्ट आपको मंथली सबमिट करनी पड़ती थी, अब इसमें रिपोर्टिंग टाइम भी चेंज कर दिया है, मंथली की जगह आप अब क्वार्टरली स्टेटमेंट्स दीजिए अपने इस रॉ मटेरियल की जो आपने इंपोर्ट किया है बाहर से फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इनकरेजिंग वॉलेंट्री कंप्लायंस अपडेटेड रिटर्न टाइमलाइन एक्सटेंडेड। अब इसमें क्या है, देखो जो हमारा जन विश्वास बिल आया था उसमें हमने क्या बोला था कि अगर आप कोई ऑफेंस करते तो जरूरी नहीं आप क्रिमिनल बन जाओगे, आप पे कुछ पेनल्टी लगाई जाएगी या कुछ पनिशमेंट दी जाएगी और आपको माफ कर दिया जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस बिल की वजह से क्या हुआ, 90 लाख टैक्स पेयर्स ने क्या किया, करेक्ट टैक्स भरे, मतलब पहले वो टैक्स भर चुके थे फिर उसमें वापस करेक्शन किया और उसको अपडेट किया 90 लाख टैक्स पेयर्स ने बिना किसी इनकम टैक्स नोटिस के। क्यों, क्योंकि इनमें विश्वास आया कि सरकार हमें कुछ नहीं बोलेगी, हमें मौका दे रही है अच्छा काम करने का। तो ये जन विश्वास बिल का इफेक्ट था कि 90 लाख टैक्स पेयर्स ने और टैक्स भरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, जो पुराने टैक्स को अगर आपने अपडेट करना है तो उसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया। पहले आप पिछले 2 साल का टैक्स जो था उसको अपडेट कर सकते थे, न्यू उसमें एडिशन कर सकते थे, अब इसको 2 साल से बढ़ा के कितना कर दिया है, 4
ईयर्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही साथ क्या है, जो हमारे स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस है उसकी कंप्लायंस में थोड़ा रिडक्शन करने के लिए उनको क्या किया है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन थे इनकी रजिस्ट्रेशन वैलिड होती थी कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। अब इसकी 5 साल की रजिस्ट्रेशन को बढ़ा के कितना कर दिया, 10 साल। इससे कंप्लायंस कम कैसे होगी कि जैसे देखो 5 साल खत्म हुए, इस स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ेगा, जिसके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। और ये इसलिए इस प्रोसेस को, कंप्लायंस प्रोसेस को थोड़ा कम करने के लिए इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी वैलिडिटी को 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया है। अब जो काम इन्होंने 10 साल में 2 बार करना था, क्यों, क्योंकि पहले 5 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ना था, फिर 5 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ना था, तो 10 साल में 2 बार जो काम करना पड़ना था वो अब 10 साल में सिर्फ एक बार करना पड़ेगा, जिससे क्या हुआ, हमारा रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन हो गया। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्म लेंथ प्राइस जो था उसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर दिया, 1 साल से बढ़ा के कितना कर दिया, 3 इयर्स। बेसिकली किस लिए यूज होता है कि जो हमारी कंपनीज है, फॉरेन की कंपनीज इंडिया में काम कर रही है, एमएनसी कंपनीज जो है वो क्या करती है, जिस कंट्री में ज्यादा टैक्स बर्डन होता है, जिसमें ज्यादा टैक्स शो करते हैं, जो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, उस वो कंपनी क्या करती है, उस कंट्री में करती है शो लॉस। वो अपना प्रॉफिट किसी और कंट्री में शो करेगी जहां पे टैक्स जीरो होगा या बहुत कम टैक्स होगा, वहां पे अपना प्रॉफिट शो करेगी। और जिस कंट्री में टैक्स काफी ज्यादा होगा, टैक्स रेट काफी ज्यादा होगा, वहां पे वो क्या शो करती है कि हमारा कंपनी जो है लॉस में चल रही है या नेग्लिजिबल प्रॉफिट है, ताकि उनको कम से कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये आर्म लेंथ प्राइस मेथड बनाया गया था। तो पहले इसमें क्या होता था, ईयरली रिव्यू होता था, अब इसमें 3 साल, इस जो ईयरली रिव्यू है उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है, 3 इयर्स। ठीक है। फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है जो स्टार्टअप्स है वो जो बेनिफिट लेना चाहते हैं अंडर स्टार्टअप स्कीम, उसको, उसका क्राइटेरिया भी हमने 5 साल से बढ़ा दिया है। अब ये वैलिड रहेगा कब तक, 1 अप्रैल 2030 तक। फिर साथ ही साथ आईएफएससी सेंटर्स जो होते हैं हमारे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वहां पे अगर किसी को टैक्स बेनिफिट चाहिए रिलेटेड टू शिप लीजिंग यूनिट, कोई शिप किराए पे ले रहा है, उधार पे ले रहा है, या इंश्योरेंस ऑफिस खोल रहा है, या ट्रेजरी सेंटर्स है, उसके लिए अगर किसी को टैक्स बेनिफिट चाहिए अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, तो उसका भी कट ऑफ टाइम इंक्रीज कर दिया। कब तक ले सकते हैं वो, 31 मार्च 2030 तक। साथ ही साथ 31 मार्च 2030 तक क्या कर पाएंगे, जो हमारे सोवरेन एंड पेंशन फंड्स हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगे किसमें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में, 31 मार्च 2030 तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे हमारे अलोकेशन दी गई है कि सारा जो हमारा पैसा है बजट का, वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री में कितना लगा है और कौन कौन सी स्कीम्स में कितना लगा है। तो देखो सारा याद करना पॉसिबल नहीं है, मैं भी मानता हूँ ये, और सारा याद करने की जरूरत भी नहीं है, पर ये है एक बारी नजर मार लो इस पे, और जो जिस पे सबसे ज्यादा पैसा यूज हुआ है वो चीज याद कर लो। तो अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा कौन सी मिनिस्ट्री में लगा है, डिफेंस मिनिस्ट्री में। कितना लगा है, 4,91,732 करोड़। और अगर मैं स्कीम्स की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की बात करूं, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन सी स्कीम पे लगा है, तो सबसे ज्यादा पैसा लगा है मनरेगा में। कितना, 86,000 करोड़ रुपीस। तो ये दो तो पक्का याद कर लेना। बाकी अगर आप नजर मार सकते हो और रिटेन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये दो जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा बजट का सेक्शन। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।